आपका मैथ टीचर। मैं आज आपको त्रिभुज के चैप्टर नंबर 6 जो एनसीईआरटी कक्षा 10 का है उसमें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा नंबर 6.1 मतलब प्रमेय नंबर 6.1। प्रमेय नंबर 6.1 क्या कहती है पार्ट 6 में, यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है आपके पास, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस शब्द को समझिएगा, भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, वो रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजा जिसके समांतर खींचते हैं उसके अलावा भी दो भुजा बचती ना, उसके उस अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं जो प्रतिच्छेद हो रही है, दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपको समझना है। जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली भुजा खींचते हैं तो वो जो भुजाएं होती हैं सेम अनुपात में, यानी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज है हमारे पास, ये ए बी सी, एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। 3 भुजा में से हम एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो ये कह रहा क्वेश्चन में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं DE, यानी DE एक रेखा है, किसके समांतर खींचा? BC के समांतर। अगर इसके समांतर खींचा तो ये DE AB को और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब थ्योरम में कहा गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज ABC में क्या एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई है। कोई रेखा DE त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर खींची गई है। क्वेश्चन में मेंशन है ना, वो तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा BC ले लिए, इसके समांतर हमने DE खींच दिया। अब ये DE जो है वो क्या कर रहा है? AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर ये DE जो है AB को और AC को प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। तो अनुपात कैसे लिखेंगे? विभाजित कहाँ पास हो रही है? D पर ना, तो AD अनुपाते BD और AE अनुपाते EC, यानी इनका अनुपात एक ही हो जाएगा। तो क्या हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो समांतर भुजा खींची गई, समांतर भुजा के समांतर एक कोई रेखा खींची गई है, ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब AD अनुपाते, ये भुजा को अनुपात में विभाजित कर दी, AD अनुपाते BD और AE अनुपाते EC। ये प्रूफ करना है आपको, यानी आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना AD अनुपाते BD बराबर AE अनुपाते EC आपको सिद्ध करना। चलिए करते हैं। हमें इसको करने के लिए हम रचना करते हैं। सबसे पहले
रचना करने के लिए क्या करें हम पहली बात तो हम DC को मिला देते हैं और BE को मिला देते हैं। हम मिलाते हैं DC को मिला दिए हम ये, उसके बाद हमने मिला दिया BE को। मिलाते क्यों है? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो रचना किए हम BC और BE को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ तो दिए DC और B को जोड़ दिए, और उसके बाद क्या करते हैं, DM एक लंब खींचते हैं, DM लंब खींचते हैं किस पर, AC पर, D से, और उसके बाद हम EN एक लंब खींचते हैं AB पर। देखिए DM AC पर लंब खींचा, AC कहाँ पास है, ये है, इस पर एक लंब खींचा, D से खींचना है ना, तो ये खींच दिए लंब, ये लंब हो गया। AC पर ये AC आप समझ लीजिए, A है यहाँ पर, AC पर लंब खींचा गया, कौन सा, DM, तो ये हो गया आपके पास DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद EM AB पर हमने लंब खींचा, तो EM हमने AB पर, AB कहाँ पास है, ये है, इस पर हमने लंब खींच दिया। क्यों खींचा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये खींचने के बाद हमें क्या मिला, ये AR क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का साइन है, AR ABC ABE ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल। AR का मतलब है क्षेत्रफल, AR का क्या मतलब है, क्षेत्रफल, AR का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो ABE त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल क्या हुआ, हमको पता है 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार। तो ABE का लंब कौन सा, ADE का 2 लंब है, ADE के पास 2 लंब है, एक तो यहाँ से लंब पड़ा और एक तो इधर से लंब पड़ा। तो कोई एक लंब ले लेते हैं हम, ADE का लंब 1/2 इधर से लेंगे, ये वाला लंब लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो हमने लिया लंब क्या हो गया आपके पास EN, और आधार क्या हो गया AD। हम आधार उसी को मानते हैं जिस पर लंब होता है। तो लंब आपका AD पर है और AB पर भी है, तो हमें त्रिभुज ABE की बात कर रहे हैं तो आधार AD लेंगे। तो AD पर लंब क्या है आपके पास, EN है, ठीक है। तो EN इंटू AD ये हो गया हमारे पास, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AD बाई BD ना, तो BD कहाँ से लेकर के आएंगे, BD यहाँ से लेकर के आएंगे। चलिए हम फिर अब BD लेने के लिए हम क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकालें, DEB का क्षेत्रफल। आपको पता होना चाहिए कि DEB पर जो लंब है, DEB पर जो लंब है वो बाहर से है, कहाँ से है, बाहर से। DEB पर जो लंब है वो बाहर से है। तो हमने लिखा क्षेत्रफल DEB पर जो लंब है वो बाहर से है, तो हम लिखते हैं हाफ बाई EN जो है यहाँ पास लंब है, लेकिन हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये इस त्रिभुज पर ले रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो लंब किस पर, इसी पर तो मिलेगा, आगे बढ़ाने पर BD को आगे बढ़ा देंगे तो A तक चले जाएगा, तो लंब तो यहीं पास मिलेगा। तो हम आधार किसको लिए, हम पहले लंब EN हो गया और आधार, अब भाई AB नहीं लेंगे क्योंकि हम पूरा त्रिभुज नहीं ले रहे हैं, कौन सा एक छोटा सा त्रिभुज, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें BD है। तो आधार क्या हो गया, BD हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, हमको समीकरण नंबर 1 और 2 को विभाजित कर देना है। समीकरण नंबर 1 को 2 से विभाजित करने पर, समीकरण नंबर 1 को 2 से विभाजित करने पर हमको मिलेगा क्या, ADE
डिवाइडेड बाई BDE। देखिए विभाजित करें तो भाई जब हमारा बाएं हाथ में डिवाइड हो रहा है तो दाएं हाथ में भी डिवाइड होगा, तो क्या हुआ विभाजित होगा 1/2 खत्म हो जाएगा, EN से EN खत्म हो जाएगा, AD बाई BD बचेगा। AD बाई BD ये हो गया तुम्हारे पास समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से आप उधर वाली साइड से ले लें, उधर वाली साइड से, उधर वाली साइड से क्या करें हम, इसी प्रकार हम फिर से हम AE के लिए लेते हैं, तो हम लिखे हम एरिया यानी क्षेत्रफल ADE, क्योंकि आप ADE का दो लंब है ना, तो दो बार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। एक बार तो लंब इधर है EN और एक बार लंब कौन है DM है, तो हमने लिया 1/2 गुणे आधार गुणे लंब यानी लंब गुणे आधार। तो लंब आप कौन सा लिए DM लिए, DM गुणे DM गुणे, गुणे का साइन आप ऐसे ले लीजिए गुणे DM गुणे AE, ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अब AE मिल चुका है, हमको EC चाहिए, तो EC अब किस त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके लिए लंब हमारे लिए अगर देखा जाए, इसके लिए लंब वहां से कहां हो गया, ये DM हो गया, ये DM हो गया, ये त्रिभुज का लंब कौन हो गया, ये क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो लंब हमको मिल जाएगा। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे DM गुणे EC। ये समीकरण नंबर आप मारिए इसको 4, ये 5। समीकरण नंबर 4 और 5 को विभाजित कर देंगे तो DM खत्म हो जाएगा, 1/2 खत्म हो जाएगा और AE और EC बच जाएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 4 को 5 से विभाजित करने पर विभाजित करें तो हमको क्या मिला, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC भाई AD 4 को 5 से विभाजित करें तो ये इधर में विभाजित हो गया, यानी ADE बटे DEC हो गया, और इधर आपस में 1/2 खत्म, DM खत्म, क्या बचा आपको AE अनुपात EC बचा। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान देते हैं। समीकरण नंबर 6 मान दिए। समीकरण नंबर 6 देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें यही तो अनुपात चाहिए था, तो AD अनुपात BD यहाँ पास आ गया और AE अनुपात AC यहाँ पास आ गया। और अगर AD अनुपात BD यहाँ पास है और AE अनुपात EC यहाँ पास है, तो दोनों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यानी ये समीकरण और ये समीकरण अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कब हो गए, तो आपको कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ाई गई होगी, किसी भी समांतर चतुर्भुज में या किसी भी चतुर्भुज में, ठीक है, किसी एक समान आधार और एक समान समांतर भुजा के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम ये लिखते हैं कि समान आधार और समान समांतर रेखा, एक समान आधार और समांतर रेखा के बीच, एक समान समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज, हम जानते हैं कक्षा 9 से हम जानते हैं कि त्रिभुज BDE बराबर होगा किसके, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। ठीक है, एक समान लिखिए आप, एक समान आधार
और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज। एक समान आधार और एक समान समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं भाई, BD की जगह पर DEC, यानी आप BDE की जगह पर DEC रख दीजिए, रख सकते हैं आप। BDE इसके बराबर है तो BDE की जगह पर DEC जैसे रखेंगे, BDE की जगह पर DCE रखेंगे, तो जरा देखिए ये और ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो इधर इसका वाला भी और इसका वाला भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब AD अपॉन BD किसके बराबर हो जाएगा? AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। पॉज द वीडियो, आई नोट डाउन। चलिए समीकरण नंबर 3 और 6 को अगर हम कंबाइन करें, तो समीकरण नंबर 3 और 6 को कंबाइन करें कब? क्योंकि BDE किसके बराबर है? क्षेत्रफल DEC के बराबर है। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 3 और 6 से, समीकरण नंबर 3 और 6 से BDE किसके बराबर है? जानिए, DEC के बराबर है। जब DEC के बराबर हो जाएगा तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि DEC यहाँ पास है। BDE को हटा करके DEC रखिए यहाँ से। जैसे रखेंगे तो आपको AD अनुपात DEC हो जाएगा, AD अनुपात DEC हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात EC हो जाएगा। ये हो गया आपका सिद्ध। ये प्रमेय आपने, ये वाली प्रमेय आपने कक्षा 9 में पढ़ी है, पाठ नंबर 9 में, कक्षा 9 में और पाठ नंबर 9 में। तो इसको वापस जाकर देख लीजिएगा। इसकी वजह से ये आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। प्रमेय नंबर हम 6.2 केवल समझते हैं, सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध आपको 6.1 ही करना था, कि जो आपका परीक्षा पूछी जाती है वो 6.1 प्रमेय पूछी जाती है, वो ही हमारे सिलेबस में सिद्ध करने के लिए। ये केवल समझिए, इस पर बेसिस क्वेश्चन आएंगे, सवाल पूछ जाएंगे, तो आपको याद होनी चाहिए ये है क्या चीज। हालांकि ये 6.1 की उल्टी यानी प्रतिलोम प्रमेय है। 6.1 की क्या? प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। उल्टे को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, आपको रिवर्स। ठीक है, तो चलिए प्रमेय क्या कहती है इसको समझते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, एक रेखा की बात हो रही है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जरा सोचिए, कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। सबसे पहले ये त्रिभुज बना लिए हम, A, B और C। ABC हमने त्रिभुज बनाया, और इस ABC त्रिभुज में एक रेखा ये है, ये B हो गई, ये E हो गई। DE जो रेखा है वो BC, जो DE रेखा है वो AB और AC। क्वेश्चन समझिए, मतलब प्रमेय समझिए। यदि एक रेखा DE किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है ABC मान लीजिए, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, कोई त्रिभुज बना लीजिए, और वो त्रिभुज में एक रेखा कोई होगी, वो दो भुजाओं, तो दो भुजाओं ये हो जाएगी, AB भुजा और AC भुजा हो गई। तो आपकी AB भुजा और AC भुजा को कोई रेखा कैसे विभाजित करती है? एक ही अनुपात में। एक ही अनुपात में, यानी इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात क्या होगा? एक जैसा होगा, यानी समान होगा। एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो विभाजित कर रही है, वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। भाई तीसरी भुजा कौन सी बच रही है? ये भुजा बच रही है।
इस भुजा के क्या हो जाएगी, ये वाली रेखा समांतर हो जाएगी। इसका मतलब प्रमेय में हमको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमें क्या है दिया गया है, क्वेश्चन को हल करते समय जो जो वैल्यू दी जाती है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, फिर बाद में हम सिद्ध करते हैं या हल करते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए, ABC में हमें कह रहा है कि अगर ये AD अनुपाते BD है, AD अनुपाते BD किसके बराबर है भाई, AE अनुपाते EC के है। में हमने नहीं बोला ना, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी एक भुजा ये एक ही भुजा ये, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD अनुपात BD, एक अनुपात ये हो गया AD अनुपात BD और A अनुपात EC, AD अनुपात BD और A अनुपात EC एक ही अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो। अगर ये एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो जो रेखा है, जो विभाजित कर रही है रेखा, वो रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। मतलब क्या होगा, जो रेखा इस अनुपात में विभाजित करती है दो भुजाओं को, वो रेखा कौन सी है, DE, और ये रेखा किसके समांतर हो जाएगी, तीसरी भुजा के समांतर। तो तीसरी भुजा कौन सी है, BC है, तो ये BC है, यानी DE समांतर हो जाएगी BC। इसको केवल आपको माइंड में रखना है, सिद्ध नहीं करना है, इसलिए मैं सिद्ध नहीं करवा रहा हूँ। सिद्ध करना होता तो मैं सिद्ध करवा देता, यानी 6.1 आपको सिद्ध करना है, जो कि समझना है, और इसको समझना है, सिद्ध नहीं करना है। तो इस वाली थ्योरम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम से। इस प्रमेय का नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम से। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो 6.1 थ्योरम को हम क्या नाम देते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। 6.1 प्रमेय को क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और 6.2 को क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम कहते हैं। ये 6.1 का उल्टा है। 6.1 का उल्टा क्यों, क्योंकि 6.1 में हमको बोला गया था कि आपको कोई रेखा त्रिभुज की एक भुजा की अगर समांतर खींची जाती है, तो वो भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। याद करिए जरा से कि अगर कोई त्रिभुज की एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पास आपको दिया गया है कि एक रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो रेखा कैसी होगी, तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। उल्टा हो गया ना ये। तो पहला क्या, पहली प्रमेय कहती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पूरी प्रमेय का नाम नहीं लिखते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या तो आप थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं पहली प्रमेय को। दूसरी प्रमेय क्या, उल्टी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इसको हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी क्वेश्चंस फ्री में प्रोवाइड करेंगे और पूरे क्वेश्चन, पूरे चैप्टर यानी पूरी बुक आपको पढ़ाएंगे। और ये एनसीईआरटी बुक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। आप पिछले क्लास के प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली एक नई वीडियो मिलेगी और वहां से आप अच्छा सा लर्न करेंगे, सीखेंगे। आपको धन्यवाद। आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।